नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 16 जुलाई। और आज जो है कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं द हिंदू में, लेकिन जो है मैक्सिमम कई टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हम लोग पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं उसको लेकर के एक आर्टिकल है। चंद्रयान 3 को लेकर के एक आर्टिकल है। और नाटो और यूक्रेन के संबंधों को लेकर के आर्टिकल है। तो इन चीज़ों पे हम लोग पीछे एडिटोरियल्स में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक आर्टिकल जो है अच्छा आर्टिकल है कि अभी जो गवर्नमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने 28% जीएसटी लगाया है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। तो ये 28% जीएसटी को लेकर के आज जो एक आर्टिकल आया है कि इस 28% जीएसटी के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो आगे कैसे सरवाइव कर पाएगी और क्या क्या दिक्कतें आएंगी। और गवर्नमेंट ने जो जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया है, तो ये डिसीजन ठीक है या गलत, तो इसकी समीक्षा करने की कोशिश कर रहा है आर्टिकल। दूसरा एक हमारा जो है पेंडिंग एडिटोरियल है, पीछे से ले लिया आज एक आर्टिकल, इसीलिए क्योंकि ये भी हमें कवर करने हैं। तो जो ग्लोबल साउथ से रिलेटेड है, तो ग्लोबल साउथ और इसके क्या चैलेंजेस हैं या वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है। तीसरा आर्टिकल जो है वो भी एक पेंडिंग एडिटोरियल है जो डायबिटीज़ के ऊपर एक सर्वे से रिलेटेड है। और इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है, केवल कुछ एक पॉइंट निकल के आता था पूरे आर्टिकल से। और वो पॉइंट ये था कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो ऐसी स्थिति में उसको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और टीबी अगर हो जाती है तो फिर टीबी का इलाज करना बड़ा ही मुश्किल था अभी तक, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि ऑलरेडी जो है इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। और जब पहले से इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और ऐसे में अगर किसी को टीबी हो जाती है तो उसे फिर रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो उस सर्वे से ये बात निकल के आई कि अगर उस व्यक्ति को पोषक आहार दिया जाए समय के साथ, तो पोषक आहार और जो ठीक ठीक इलाज मीन्स समुचित उसका जो है इलाज भी किया जाए तो उस टीबी को भी ठीक किया जा सकता है। हालांकि इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, ये लगभग हर बीमारी के लिए ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे पोषक आहार जो है उसने कुछ अलग स्तर पे काम किया होगा, तो इसलिए ये आर्टिकल जो है आया हुआ था। और उसके बाद जो है चंद्रयान 3 के बारे में हम लोगों ने बहुत बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। और बहुत डिटेल से डिस्कस करने में चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूरा एक वीडियो बना के ही अलग से डाला था, जिसमें हमने पूरा डिटेल से पूरे मिशन को ही डिस्कस किया। लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें उसके लॉन्च होने के बाद ऐसी निकल के आई जो वहाँ इसरो ने अपनी साइट पर भी जो है उस मिशन के बारे में इनरोल नहीं कर रखी थी। तो जो ऐसी 2-4 पॉइंट्स निकल के आए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो है यही चीज़ आप देख लीजिए ज़रा सा कि चंद्रयान 3 जो है अगर सॉफ्ट लैंडिंग करा लेता है भारत, तो भारत जो है दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा रहा है। और ऐसे पहले 3 जो देश हैं वो हैं अमेरिका, चीन और रूस। तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद जो है भारत चौथा देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला मून के सरफेस पे। दूसरी बात कि ये दुनिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग होगी मून के साउथ पोल पर। हम लोगों ने डिस्कस किया था नियर अबाउट 69 डिग्री साउथ लैटिट्यूड था और 32 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड था। और उसके बाद में जो लैंडर और रोवर गए हैं तो उनके नाम अभी भी उन्होंने विक्रम और प्रज्ञान ही रखे हुए हैं। तो लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम जो है प्रज्ञान ही है। दूसरा स्पेस मार्केट जो है ग्लोबल स्पेस मार्केट, तो ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की जो हिस्सेदारी है वो अभी केवल 2% है। लेकिन 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि उस ग्लोबल स्पेस मार्केट में अपनी साझेदारी को 10% तक बढ़ाकर ले जाए। दूसरा, इसरो ने एक बार पीएसएलवी से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और लास्ट पॉइंट आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि 17 मिनट्स ऑफ टेरर, ये जो है वर्ड निकल के न्यूज़ में आया है। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर जो है ये क्या है, ये वास्तव में लैंडर जब लैंड करना स्टार्ट करेगा 100x30 की ऑर्बिट से, 100/30 की ऑर्बिट से, इलिप्टिकल ऑर्बिट रहेगी वो, तो 100/30 की ऑर्बिट से जब लैंडर लैंड करना स्टार्ट करेगा तो उसे जो है लैंड करने में वो 17 मिनट लगेंगे। तो उनको जो है उन 17 मिनट्स को 17 मिनट्स ऑफ टेरर बोला जा रहा है। बाकी जैसा आपको पता है कि पिछली बार जो है लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हुई थी, तो इस बार सुरक्षा के
मद्देनज़र कई सारे परिवर्तन उन्होंने किए हैं। तो कुल मिला के 21 प्रणालियों में परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि ये फैक्ट कोई याद रखने लायक नहीं, लेकिन ये आप समझ लीजिए कितने व्यापक सुधार किए हैं उन्होंने। तो 21 प्रणालियों में परिवर्तन किए हैं, और जो लैंड करना है उसको जहाँ, तो ऐसी 2 साइट्स हैं जिनका चयन किया गया है जहाँ वो लैंड करेगा मुख्यतः। तो एक को नाम दे रखा है साइट 1 और एक को नाम दिया है साइट 2। साइट 1 और साइट 2 के बीच में 400 किलोमीटर की दूरी है। इसके अलावा आप एक बात और भी समझ लीजिए कि जो साइट 1 है, साइट 1 पे 2 प्लेसेस और भी पास में ही उन्होंने देखे हैं कि अगर मान लीजिए जहां उतरने को है साइट 1 पे नहीं उतर पाता है इन केस, क्योंकि इस चंद्र की सतह जो है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, कई सारे वहाँ क्रेटर हैं, बोल्स्टर हैं, तो इसलिए अगर नहीं उतर पाता है तो पास में ही साइट 1 के 2 अनदर साइट्स खोज रखी हैं। और इन केस अगर जो है साइट 1 और साइट 1 के आसपास की 2 साइट्स उसे नहीं समझ में आती हैं, तो फिर जो है वो दूसरे ही साइट 2 पे उतरेगा जाके, जो कि 400 किलोमीटर दूर है। और ये साइट 1 से साइट 2 का सफ़र तय करने में उसे लगभग 4 दिन का समय लगेगा। इसीलिए ये बात बोली जा रही है कि लैंडर 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में वो लैंड करेगा। समझ रहे हैं ना 4 दिन का अंतर क्यों है। तो साइट 2 तक पहुंचने में उसे 4 दिन लगेंगे, 400 किलोमीटर का गैप है। दूसरी एक बात ये कि लैंड करते समय उसमें इस बार और भी एक बड़ा अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिए थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जगह पे भी लैंड करना पड़ा उसे, तो 12 डिग्री के एंगल तक अगर झुका हुआ है तो 12 डिग्री के एंगल तक वो लैंडर मीन्स लुढ़केगा नहीं, वो अपनी स्थिति को स्टेबल बनाए रखेगा। दूसरी बात ये, इस बार उसमें एक और नई अच्छी चीज़ शामिल की उन्होंने कि अगर वेलोसिटी के साथ भी उतर जाता है, मीन्स वैसे तो देखिए हम लोगों ने जब मिशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड यानी बहुत कम वेलोसिटी के साथ, और वर्टिकल 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ उसे नीचे उतरना है। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस जो है तेज़ वेलोसिटी से भी उतरता है तो भी उसके स्टेबिलिटी बनी रहे, इसकी भी व्यवस्था इस बार की गई है। तो ये कुछ मुख्य बातें थीं जो चंद्रयान 3 के बारे में इसरो ने अपनी साइट पे भी मिशन में जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें नहीं डाली हुई थी, तो इसलिए इनको अलग से डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आज हम लोग आते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। और पहला आर्टिकल जो है वो है कि अभी जीएसटी काउंसिल ने 28% जो जीएसटी लगाया है ऑनलाइन गेमिंग पर, तो इसका इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। अब ऑनलाइन गेमिंग पर इस लगे जीएसटी को समझने के लिए बड़ा आप सिंपल पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जीएसटी लगने से किनके किनके ऊपर असर पड़ने वाला है। देखिए कोई भी मामला हो, आप उसके पहले स्टेक होल्डर्स देख लीजिए और उन स्टेक होल्डर्स के क्या इन्वेस्टमेंट हैं ये देख लीजिए, और जो इन्वेस्टमेंट हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि जब टैक्स लगेगा तो किसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो किसी को पॉजिटिव असर पड़ेगा, किसी को नेगेटिव असर पड़ेगा। जिसको पॉजिटिव पड़ेगा वो खुश, जिसको नेगेटिव पड़ा वो दुखी। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है आप देखिए इस ऑनलाइन गेमिंग में। तो ऑनलाइन गेमिंग में स्टेक होल्डर्स आपको मिलेंगे कि सबसे पहला तो होगा वो प्लेटफॉर्म जिस पर ऑनलाइन गेमिंग की जा रही है, ठीक है, मीन्स वो कंपनी से रिलेटेड हो गया, मीन्स कंपनी हो गई एक तरह से, ठीक है। दूसरा, जब कोई कंटेस्टेंट जो है एडमिट होता है या जो है पार्टिसिपेट करता है किसी ऑनलाइन गेमिंग में, तो उसे पहले कुछ अमाउंट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं CEA यानी कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट। ये याद रखिएगा, मीन्स आपको जो है, आप अगर खेलने जाते हैं, आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कुछ देर के लिए, आप किसी प्लेटफॉर्म पर खेलने गए तो आपको देनी पड़ेगी एक फ़ीस जिसको बोलेंगे कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट। ये जो अमाउंट आप देते हैं तो ये अमाउंट 2 जगह बट जाता है। कहाँ? एक जो प्लेटफॉर्म है यानी जो कंपनी है वो अपनी फ़ीस ले लेगी उसमें से, दूसरा बचा पैसा आपका जो है जो प्राइज़ मिलने वाले होते हैं बाद में प्राइज़ पूल में चला जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये अगर आपने जो है एंट्री फ़ीस दी तो 20 रुपये कंपनी ने ले लिए और 80 रुपये जो है प्राइस पूल में चले गए। तो 2 स्टेक होल्डर हो गए यहाँ पे, प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा प्राइस पूल हो गया। देखिए प्राइस पूल को स्टेक होल्डर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्राइस पूल पे भी असर पड़ेगा इस टैक्स का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो एक जो है कंपनी हो गई और कंपनी के 2 पोर्शन है, एक प्लेटफॉर्म और दूसरा प्राइस पूल। इसके बाद तीसरा जो स्टेक होल्डर मीन्स तीसरा स्टेक होल्डर या आप इसे दूसरा स्टेक होल्डर कह लीजिए, तो दूसरा स्टेक होल्डर जो है वो यूज़र है जो गेम खेलने गया है वहाँ, यानी आप।
ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए आप पहुँचे हैं, तो आप जो हैं आप दूसरे स्टेक होल्डर हो गए। आप क्या क्या करते हैं वहाँ, आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक कि आप कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट देंगे जब एंटर करेंगे। दूसरा, आप इस उम्मीद के साथ गए हैं कि अगर आप खेल में जीत गए तो फिर आपको प्राइज़ मिलेगा। तो दो चीज़ें आपकी फंसी हैं वहाँ, एक आपकी फ़ीस और दूसरा आपका प्राइज़। फिर उसके बाद तीसरा स्टेक होल्डर जो है आता है सारे गेम में। अभी तक जो है दो ही स्टेक होल्डर थे अपने अपने इंटरेस्ट के साथ, और तीसरा स्टेक होल्डर जो है वो आया गवर्नमेंट। तो जीएसटी काउंसिल आ गई, और जीएसटी काउंसिल अपना इंटरेस्ट लेके आई है। तो उसका इंटरेस्ट जानते हैं आप, रेवेन्यू है, रेवेन्यू के लिए उसे लगाना है टैक्स, तो उसने लगाया टैक्स। अब देखिए अभी तक क्या होता था कि ऐसा नहीं कि अभी तक टैक्स बिल्कुल लगता ही नहीं था। अभी टैक्स जो लगता था वो लगता था उस फीस पे जो आप जो अमाउंट देते हैं ना आप एंट्री के लिए, उस एंट्री के अमाउंट से जो प्लेटफॉर्म अपनी फ़ीस काटता था। तो जो प्लेटफॉर्म अपनी फ़ीस काटता है उसको भी कहते हैं GGR, ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू। सारे टर्म्स समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फिर पूरा सिनेरियो आपको क्लियर होगा। तो जो फीस प्लेटफॉर्म लेता है उसको कहते हैं GGR, ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू। तो ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू वो सब्जी बेचने लगा था बीच में चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात कर रहे थे ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू की। तो ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू उस एंट्री फीस को कहते हैं जो प्लेटफॉर्म अपने मतलब आपको खिला रहा है ना, तो उसकी फ़ीस लेता है, बाकी का पैसा प्राइस पूल में चला जाता है। तो जो फ़ीस लेता था प्लेटफॉर्म, उस फीस पर टैक्स लगता था, और वो टैक्स था 18%। ठीक है, मीन्स अगर आप ऐसे समझिए कि अगर जो है 100 रुपये आपने फ़ीस दी तो 20 रुपये प्लेटफॉर्म ने अपनी फ़ीस काटी, और 80 रुपये जो है प्राइस पूल में चला गया, और उस 20 रुपये पे 18% जो है वो टैक्स लग जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिए 100 रुपये में से टैक्स कितना लगा जाके, 20 रुपये पे 18%, मतलब 3 रुपये 60 पैसे जो है टैक्स लगता था। ठीक है, अब जब जीएसटी काउंसिल ने टैक्स लगाया है, अब यहाँ से आप इशू समझना शुरू करिएगा कि क्या हुआ। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स लगाया, और जीएसटी काउंसिल ने बोला कि अब हम जो है फुल फेस वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे, हम ये प्लेटफॉर्म की फ़ीस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। हम अभी तक जो है जो प्लेटफॉर्म की फ़ीस पे लगा रहे थे टैक्स, ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू पर जो हम लगा रहे थे टैक्स, अब हम ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू पर टैक्स नहीं लगाएंगे, अब हम फुल फेस वैल्यू पे लगाएंगे, मतलब पूरे 100 रुपये के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अब जब 100 रुपये के ऊपर टैक्स लगाने की बात की तो इसी में जो है समस्या हो गई पूरी इंडस्ट्री को। तो अब आप थोड़ा सा समझ के देखिए कि जब 100 रुपये पे 28 रुपये टैक्स चला गया, तो 28 रुपये टैक्स जाने के बाद में प्लेटफॉर्म अब अपनी फ़ीस काटेगा। अब जब प्लेटफॉर्म अपनी फ़ीस काटेगा तो फ़ीस काटने के बाद जो प्राइस पूल में पैसा जाएगा वो घट गया कि नहीं घट गया। अब प्लेटफॉर्म अपनी फ़ीस जो है कम कर नहीं सकता, वो तो अपनी लेगा ही लेगा उतनी, पर प्राइस पूल में पैसा कम जाएगा। जब प्राइस पूल में पैसा कम जाएगा तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो गई ना इस चीज़ से, कि जब प्राइस पूल में पैसा ही कम जाएगा तो बिनिंग प्राइसेस देने में फिर आगे फर्दर प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जब 28% का जीएसटी लगेगा फेस वैल्यू पे, तो अब कंपनी अपनी जेब से तो भरेगी नहीं है 28 रुपये। तो 28 रुपये जो अपनी जेब से भरेगी नहीं तो जाएगा कहाँ, तो जो गेम खेलने जा रहा है उसके ऊपर लगेगा ये जीएसटी। तो आप जो जा रहे हैं, जो आप CA अमाउंट दे रहे थे, कंटेस्ट एंट्री अमाउंट, तो ये कंटेस्ट एंट्री अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, कंपनी का प्राइस पूल एक वहाँ कम हो गया, आपकी जो एंट्री फीस है उसकी कीमत बढ़ गई, और प्लस प्राइस पूल में चूंकि पैसा कम है इसलिए फर्दर प्राइस मिलने में भी आगे क्या है, अमाउंट घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, तो अमाउंट घटने की संभावना ज़्यादा है। और उसके बाद चौथी चीज़ ये कि जब आपको प्राइस मिलेगा तो उस मिले हुए प्राइस पे भी गवर्नमेंट 30% टैक्स लेगी। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो इसमें अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट को तो देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलेगा, उसे जो चाहिए रेवेन्यू चाहिए। अभी तक जो है फीस पे 18% लेती थी, अब फेस वैल्यू पे 28% लेगी। यूज़र जो है उसे ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, तो अब यूज़र को प्रॉब्लम होगी कि भाई हम नहीं खेलने जा रहे हैं। तो अब सवाल आता है यहाँ पे ये कि जब यूज़र वहाँ खेलने नहीं जाएगा तो यूज़र करेगा क्या। तो यूज़र क्या करेगा कि वो ढूंढेगा ऐसी जगह कि जहाँ उसे जो है कम फीस में गेम खेलने को मिल जाए, क्योंकि यूज़र को तो भाई कंपनी से क्या लेना देना, यूज़र को तो मतलब इससे है कि हमारी फ़ीस कम लगे, प्राइस हमें पूरा मिले। तो फिर जो है ऐसे में कुछ जो
ऐसी कंपनियां हैं जो ब्लैक मार्केट के थ्रू ऑनलाइन गेमिंग खिलाती हैं, तो यूज़र जो है वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू जो है गेम खेलने की कोशिश करेंगे। अब इससे क्या होगा, जो ब्लैक मार्केट में ऑनलाइन गेमिंग चल रही है वो बूस्ट हो जाएगी। तो पहली दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि यूज़र जब ब्लैक मार्केट की तरफ बढ़ेंगे तो जो ऑनलाइन गेमिंग की लीगल जो इंडस्ट्री है उसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पास यूज़र नहीं होंगे। मैंने पहले से ही प्राइस पूल में पैसा कम था, अब उसके बाद यूज़र ही चले गए तो उसका रिवेन्यू ही धीरे धीरे गिरने लगेगा। जब उसका रिवेन्यू गिरेगा तो कंपनी फिर जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो एम्प्लॉय भी निकाले जाएंगे। जब वो एम्प्लॉय निकाले जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से होगा क्या कि इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से अपनी कैपेसिटी खोने लगेगी। हालांकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि नहीं, हमारी इच्छा तो ये है कि भाई जो इंडस्ट्री है गेम की वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। फिलहाल आप एक सिनेरियो और देख लीजिए कि इंडस्ट्री की जो पोजीशन है इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री की, कि इसकी पोजीशन है क्या। दुनिया का पूरा मार्केट जो है ऑनलाइन गेमिंग का वो $300 बिलियन का मार्केट है। और $300 बिलियन के मार्केट में आप समझिएगा इस चीज़ को कि $300 बिलियन के मार्केट में भारत का हिस्सा जो है वो केवल 1% है। 1% का मतलब आप समझ रहे होंगे कि नियर अबाउट $3 बिलियन, समझ रहे हैं। तो केवल $3 बिलियन भारत की गेमिंग इंडस्ट्री की हिस्सेदारी है, और ग्लोबल मार्केट जो है, ग्लोबल इंडस्ट्री जो है वो $300 बिलियन की है। और जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो लगभग 3 बिलियन प्लेयर हैं, मीन्स 2.9 बिलियन प्लेयर हैं एग्जैक्ट। और कहते हैं कि जो यूएस और चाइना है, तो यूएस की इस गेमिंग में 23% की हिस्सेदारी है और चाइना की उससे भी ज़्यादा हिस्सेदारी है 25%। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना ये है, अब क्या ऑनलाइन गेमिंग को हम जो हमारे इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज हैं उससे ज़्यादा तवज्जो थोड़े ही देंगे। जब टैक्स रेट की बात आती है, इंडस्ट्रीज़ को ये दिक्कत है कि 28% टैक्स हमारे ऊपर क्यों लगा दिया। मान लीजिए फेस वैल्यू पर टैक्स लगाना था तो कोई कम वाला रेट चुनते। तो उन्होंने कहा कि हम जो है इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज से ज़्यादा प्रेफरेंस थोड़ी ही देंगे ऑनलाइन गेमिंग को। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब ब्लैक मार्केट बूस्ट करेगा तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई हमेशा जो भी खेलने जाएगा वो जीतेगा तो है नहीं, हारेगा भी। अब जो ब्लैक मार्केट है, तो ब्लैक मार्केट की ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो है वो इंडिया में तो होंगी नहीं, मैक्सिमम कंपनीज जो है बाहर होंगी। अगर इंडिया में होंगी तो जो है रेगुलेट हो जाती है इंडियन सिस्टम के अंदर। अब इंडिया के बाहर अगर होंगी और जब खिलाड़ी हारेगा पैसा, तो वो पैसा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, और पैसा है तो देश का ही। तो जब पैसा बाहर जाएगा तो फिर जाएगा तो उसी देश की करेंसी में जिस देश की कंपनी है, तो फिर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी घटने की आशंका है। दूसरा, ये 2 फैक्ट्स और हैं इंडस्ट्री के बारे में, देख लीजिए कि इंडस्ट्री में 2022 तक भारत में जो है 15,000 करोड़ रुपए की एफडीआई आई हुई है, और 2027 तक 25,000 करोड़ की एफडीआई आने की उम्मीद थी, इसके पहुंचने तक की उम्मीद थी कि 25,000 तक पहुंच जाएगी। दूसरा ये कि अभी जो भारत का गेमिंग सेक्टर है वो 6800 करोड़ रुपए का है, और 2027 तक जो है इसको 25,240 करोड़ तक पहुँचने की संभावना थी। और इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि इस समय वर्तमान समय में जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री का भारत में वो अभी तक 28 से 30% था। कुल मिला के अभी प्रॉब्लम ये आ गई है कि इन सारी चीज़ों के साथ जो कंपनियां हैं, गेमिंग कंपनियां, उनकी कैपेसिटी सर्वाइवल की ख़त्म हो जाएगी। और इससे होगा क्या कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ही इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने से घबराएंगे और पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि लोगों के जब पैसा, जो प्राइस का पैसा है, जब प्राइस का पैसा ही घटने लगेगा तो लोग खेलेंगे ही क्यों। देखिए, लोगों के प्राइस का पैसा घटेगा क्यों, हम कह रहे हैं कंपनी मान लीजिए आपकी कम नहीं भी करती है, पर एंट्री फीस तो बढ़ गई ना आपकी। तो जो प्राइस आपको मिलने वाला है, तो उस प्राइस में एंट्री फीस जो बढ़ेगी उसका पैसा तो कम ही हो गया एक तरीके से ना। तो लोग मतलब कुल मिला के इस चीज़ से क्या होगा कि इनकरेज नहीं होंगे, मीन्स आप कह सकते हो कि डिमोट हो जाएंगे गेम खेलने से, या फिर भाई ब्लैक मार्केट की तरफ भागेंगे। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे भी खतरा पड़ेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से गिर जाएगी। तो आर्टिकल में जो है ऑथर ये कहते हैं कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के इसे रेगुलेट नहीं किया, एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री को डिमोट करने की कोशिश की है। ठीक वैसे जैसे तंबाकू और पान पे जो है हायर रेट वाले टैक्स लगा के उन्हें उनके यूज को डिमोट करने की कोशिश की जाती है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो लॉटरी है, गैम्बलिंग है, बैटिंग है, इन सब को हम शामिल करेंगे जो जीएसटी एक्ट है
सेंट्रल जीएसटी एक्ट है 2017 का, उस एक्ट के शेड्यूल 3 में शामिल करेंगे। उसमें 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 में वो सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं जो ना तो गुड्स और ना ही सर्विसेज दोनों की सप्लाई करते हों, लेकिन फिर भी जो है वो मैटर करते हैं इकोनॉमी में। आप समझ रहे हैं ना, जीएसटी के अंदर देखिए गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाने का प्रोविज़न है, लेकिन ये जो है ये ना तो गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं। तो जो ना गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं, ऐसी चीज़ों को जो है शामिल किया जाता है जो शेड्यूल 3 है उसके अंदर। तो शेड्यूल 3 में जो है उसको शामिल करेंगे, गवर्नमेंट ने ये बात बोली है। इंडस्ट्री ने साथ में जो है एक और प्रॉब्लम जताई इस बात पे कि गवर्नमेंट ने जो है गेम्स जो हैं ऑनलाइन, इनको एक ही तरह से मतलब शामिल कर लिया। जैसे आप देखिए ऑनलाइन गेम्स 2 तरह के होते हैं। एक तो जैसे कोई ताश के पत्ते वाला गेम खेल रहा है, तो बहुत ताश की गड्डी के बहुत माहिर लोग देखे होंगे आपने। तो अगर ताश के पत्ते वाला गेम खेल रहा है और ताश खेलना उसको अच्छे से आता है, कार्ड्स खेल लेता है वो, अगर प्ले कार्ड्स, तो वो दिमाग लगा के जीत भी लेता है। तो उस गेम में क्या, गेम तो ऑनलाइन है लेकिन उसका दिमाग यूज़ हो रहा है। तो गेम की एक कैटेगरी ये हो गई कि ऑनलाइन गेम में आप दिमाग का यूज कर सकते हैं, मीन्स आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल भी हो रहा है प्राइज विनिंग में। दूसरा एकदम बाई लक होता है, दूसरे गेम जो है एकदम बाई लक हो गए। जैसे आपने देखा होगा कि घुमाया, वो कंचा घूमते घूमते 2 पे रुक गया, 3 पे रुक गया। तो ये जो है टोटल लक पे डिपेंड करता है। तो दोनों तरह के गेम है। तो इंडस्ट्री का कहना ये है कि दोनों तरीके के गेम्स को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए था गवर्नमेंट को, दोनों गेम्स को एक ही जैसा ट्रीट कर दिया है। और अपने लिए उन्होंने बोला कि हमारे जो गेम है ये फिजिकल और मेंटल एबिलिटी से रिलेट करते हैं, और बिना फिजिकल मेंटल एबिलिटी के आदमी जो है इन गेम्स में जो प्राइज़ है नहीं जीतता है, उसकी मेंटल फिजिकल एबिलिटी का भी इस्तेमाल हो रहा होता है उसमें। तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने कुछ कभी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के मामलों में जो फैसले दिए होंगे, उन फैसलों से ये बात भी निकल के आती है पूरी तरीके से कि जो गेम ऑफ स्किल्स हैं, तो वो गेम, इनको देखिए 2 कैटेगरी में रखा है, गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस। तो जो गेम ऑफ स्किल्स हैं उनको हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक तरीके से जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। मींस उसको जो है कहते हैं कि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी है जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे आकर के ये पूरी आर्टिकल जो है, ये पूरी बातचीत यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो जाती है, और ये हम लोगों ने पूरा आर्टिकल डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग अब जो है अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे होंगे शेड्यूल 3 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। हमने पूरा आर्टिकल जो है पूरा आपके साथ डिस्कस कर दिया है। एक बात ये याद रखिएगा कि अभी गैम्बलिंग और बैटिंग और लॉटरी, तो ये लॉटरी जो है ये इनकम टैक्स 1961 के अंदर भी टैक्सेशन के लिए इंक्लूड है। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस 2020 के डिसीजन में ये बात क्लियर बोली थी कि चाहे लॉटरी हो, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, ये सारे ही जो हैं वो इंक्लूड रहेंगे टैक्सेशन के अंदर, कोई भी टैक्स के दायरे के बाहर नहीं आता है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले आर्टिकल को देखते हैं, और हमारा अगला आर्टिकल जो है द ग्लोबल साउथ ओरिजिन्स एंड सिग्निफिकेंस। यहाँ इस आर्टिकल में इस पर बातचीत की गई है कि आखिरकार ये जो ग्लोबल साउथ है, इस शब्द की उत्पत्ति, जो टर्म है, ये फ्रेज है, ये कैसे आया और अब वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने तो ग्लोबल साउथ एंड इट्स चैलेंजेस वहाँ हेडिंग डाल दी थी, बाई मिस्टेक हो गई है। तो हम लोग ये समझेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और आज के टाइम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस चीज़ को समझने के लिए बड़ा ही आसान सा है, कुछ चीज़ें बस आप सुनते सही रहिए, अगर लास्ट तक हम आपको एकदम क्लियरली सारी चीज़ें बता देंगे। कि आप देखिए कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और उसके बाद आपको पता है कि शीत युद्ध शुरू हो जाता है, किसके किसके बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, अपने अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने के लिए। और उस समय कहते हैं कि दुनिया जो है बाइपोलर हो गई थी, द्विध्रुवीय हो गई थी। और वो 2 ध्रुव कौन थे, एक अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर। तो कहते हैं कि दुनिया जब 2 धड़ों में बट गई तो उसको कहने लगे लोग कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड हो गया अमेरिका, यानी वेस्ट लेड कंट्रीज आइडियोलॉजी हो गई, और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड कौन हो गया, जो यूएसएसआर या सोवियत संघ से रिलेटेड आइडियोलॉजी और उसके जो साथी देश हो गए वो। और इसी दौरान आप देखेंगे कि 1955 में एक बांडुंग सम्मेलन होता है, और बांडुंग सम्मेलन के बाद 1961 में जो है एक नॉन अलाइन मूवमेंट मीन्स गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना होती है। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो हुई, तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बाद में जो है तीसरी दुनिया कहा जाने लगा, द थर्ड वर्ल्ड। ओके,
दूसरा ये कि ये ग्लोबल साउथ को आप देखेंगे तो ये वास्तव में कोई जोग्राफिकल टर्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टर्म है। तो मैक्सिमम जो कंट्रीज, अब देखिए उस समय की दुनिया थी कैसी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। आप देखिए एक बार जरा थोड़ा सा हिस्ट्री के सिनेरियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते दुनिया में कई जगहों पे अभी भी राजतंत्र बाकी था, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ देश जो है अपनी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, उपनिवेश के तौर पे बने हुए थे, और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बने होने के कारण उनका लगातार शोषण हो रहा था और उनको इतनी क्षति हो चुकी थी उनके औपनिवेशिक कालखंड में कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी, उत्पादन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी, उद्योग सारे चरमरा चुके थे। मीन्स उनकी जो स्थिति थी हर मानक पे पूरी तरीके से खराब थी, चाहे वो इनकम के लेवल पे हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लेवल पे हो, चाहे वो प्रोडक्शन के लेवल पे हो। हर तरीके से देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी, खास तौर से वो देश जो उपनिवेश रहे थे। और जो उपनिवेश नहीं रहे थे तो वो भी चूंकि कमज़ोर थे तो उन्होंने तो किसी और को उपनिवेश बना नहीं रखा था। एक धड़ा ये था जिसने दुनिया में उपनिवेश अपने बना रखे, तो जो उपनिवेश जिन्होंने बना रखे थे वो जो है सबल और सक्षम और विकसित हो रहे थे धीरे धीरे। तो ये तीन पावर्स एक तरीके से थी। तो उस समय जो देश अविकसित स्थिति में थे उन देशों की समूह को जो है बोला जाता था थर्ड वर्ल्ड। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा कि आज का तो जो अविकसित देश थे इनके समूह जो है उन्हीं को बाद में जो फर्दर ग्लोबल साउथ बाद में कहा जाने लगा। तो ये ग्लोबल साउथ जो है 1990 के दशक के समय इनको ये संज्ञा मिली। तो 1990 के दशक के पहले क्या हो रहा था इनके साथ, तो 1990 के दशक के पहले इनको 1952 में पहली बार जो है थर्ड वर्ल्ड कहा गया। आप आर्टिकल में देखेंगे तो आगे जो है यही चीज़ निकल के आती है। देखिए ये इस बात की चर्चा करने की ज़रूरत अभी इसलिए पड़ रही है क्योंकि अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि 2030 तक दुनिया की जो सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं होंगी उन 4 अर्थव्यवस्थाओं में 3 देश जो है वो ग्लोबल साउथ के होंगे, जो कि बहुत ही पहले अंडरमाइंड और अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ थे। ठीक है, तो वो 3 देश कौन से हैं? एक तो भारत है, दूसरा इंडोनेशिया है और तीसरा चाइना। तो चाइना का नाम तीसरे नंबर पर जानबूझ के लिया है, ये जो है लिखा पहले नंबर पे इसका नाम तो भारत, इंडोनेशिया और चाइना, और आप चौथा जान ही रहे हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है यूएसए है ही, वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ही। तो दुनिया की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाओं में 3 अर्थव्यवस्थाएं जो है वो ग्लोबल साउथ से होंगी। इसलिए जो है ग्लोबल साउथ के बारे में जो है वर्तमान समय में बातचीत करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और अभी तक आप देखेंगे कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो ऑथर कहते थे कि सारे या तो अफ्रीका के थे या फिर एशिया के थे या फिर लैटिन अमेरिका से बिलोंग करते थे। देखिए लैटिन अमेरिका का मतलब समझ लीजिए कि 5 भाषाएँ हैं, वो 5 भाषाएं जहाँ बोली जाती हैं जिस क्षेत्र में उसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। वैसा कोई जोग्राफिकल डिवीज़न नहीं है लैटिन अमेरिका। तो 5 भाषाएं आप जानते हैं, पुर्तगीज है, फ्रेंच है और 3 भाषाएं आप बताइए कौन सी होंगी? रोमन हो गई 3, 2 आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से बिलोंग करते थे ये अनडेवलप्ड कंट्रीज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार जो है इनको पहले 1952 में तीसरी दुनिया कहा गया। फिर तीसरी दुनिया के बाद आप देखेंगे कि तीसरी दुनिया इनको किसने कहा था? तो एक आदमी, एक शख्स थे, उनका नाम था एल्फ्रेड सॉबी, और वो जो है फ्रेंच हिस्ट्री लिख रहे थे। तो फ्रेंच हिस्ट्री लिखते समय या फ्रेंच हिस्ट्री के संदर्भ में जो विवेचना करते समय उन्होंने जो है ये जो अंडर डेवलप्ड देश थे इनको तीसरी दुनिया नाम दिया था। और उसके बाद में आप देखेंगे जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो दूसरी दुनिया थी वो तो ख़त्म हो गई तो जो तीसरी दुनिया थी वो दूसरी दुनिया हो गई। मीन्स ये तीसरी दुनिया के लोग दूसरी दुनिया कहे जाने लगे। इसी दौरान आप बीच में देखेंगे कि 1969 में एक सज्जन थे, उनका नाम था कार्ल ऑगलेस्बी। तो कार्ल ऑगलेस्बी ने एक पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा, उस पत्रिका का नाम था कॉमनवील। उस पत्रिका के आर्टिकल में उन्होंने पहली बार इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ग्लोबल साउथ वर्ड इस्तेमाल किया था। और 1969 में ये आर्टिकल लिखा गया था इस चीज़ के ऊपर कि जो वियतनाम में वॉर चल रहा था, शीत युद्ध के दौरान आपको पता होगा कई छिटपुट घटनाएं हुई पूरी दुनिया में, दोनों देशों के बीच जो दो ध्रुव थे उनके बीच संघर्ष में। तो वियतनाम वार जो है, वियतनाम का युद्ध उनमें से एक था। तो वियतनाम युद्ध के संदर्भ में एक आर्टिकल लिखा था इन्होंने, कार्ल ऑगलेस्बी ने। तो इन्होंने ये लिखा था कि ये वियतनाम युद्ध जो है ये कुछ नहीं, ग्लोबल साउथ के ऊपर एक तरीके से डोमिनेंस है वेस्ट की, मीन्स पश्चिमी देशों की डोमिनेंस है ग्लोबल साउथ के ऊपर। तो पहली बार ग्लोबल साउथ टर्म जो है 1969 में निकल के आता है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था
तो ये दूसरी दुनिया बन चुके थे। और दूसरी दुनिया बनने में अब चूंकि आप जान ही रहे हैं, उस समय जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हमने आपको उस दिन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब भी कहा था कि उसी समय दुनिया में एक नया नियो लिबरलिज्म उभर के आता है, नव उदारवाद। तो ये जो नव उदारवाद है, तो इस नव उदारवाद का ही एक चेहरा आप ये देख सकते हैं ग्लोबल साउथ को भी, कि इन्होंने कहा कि दूसरी दुनिया कहने में ऐसा लगता है कि जैसे ये थोड़े पिछड़े क्लास के हों, तो इनको हम लोग जो है अब से जो है ग्लोबल साउथ कहेंगे, इन्हें सेकेंड वर्ल्ड नहीं बोला जाएगा। और वहाँ से 1990 के दशक से जो है ग्लोबल साउथ टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आप देखेंगे कि अभी तक जितने भी जो ग्लोबल साउथ के देश थे, आप समझ गए होंगे कि ये सारे जो है कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म के शिकार हैं। बस एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो दो देश हैं इंडिया और चाइना, ये थे तो ग्लोबल साउथ के, लेकिन इनकी जोग्राफिकल स्थिति जो है वो ग्लोबल नॉर्थ थी। दोनों ग्लोबल नॉर्थ हेमीस्फीयर में थे, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। और सबसे ख़ास बात ये है कि लोग जो है ये सोचते थे, अब ऑथर क्या ओपिनियन है यहाँ पे, कि लोग ये सोचते थे कि जो अनडेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये तब तक डेवलप नहीं कर सकते जब तक ये किसी के एलाई नहीं बनेंगे। मीन्स जब तक किसी के गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के देश कभी किसी के गठबंधन में शामिल नहीं हुए और अंततोगत्वा एक बहुत ही संपन्न और विकसित स्थिति में वर्तमान समय में पहुंच गए हैं, जिनमें से वो उदाहरण देते हैं एक भारत का, एक चाइना का। कहते हैं भारत और चाइना दोनों ही ग्लोबल साउथ के हैं, जो कि ग्लोबल नॉर्थ में इनकी जोग्राफिकल लोकेशन है, लेकिन इन्होंने कभी खुद को किसी के साथ भी अलाइन नहीं किया क्लियरली। देखिए भारत को आप देखेंगे तो भारत ना तो कभी पूरी तरीके से रूस का एलाई रहा और ना जो है कभी अमेरिका का एलाई रहा। वही कंडीशन चाइना की है, एलाई वो भी कभी किसी का नहीं रहा। और चाइना का तो आप देख ही रहे होंगे, अमेरिका की नाक में दम करके रखा है। तो कुल मिला के ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो दोनों देश जो है विश्व पटल पे बहुत बड़ी नेतृत्व वाली भूमिका के साथ उभर के आए हैं। उसके बाद कहते हैं कि इस बात का संकेत तब मिला जब वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट शिफ्ट इन वेल्थ, ओके, उस रिपोर्ट का नाम आप याद रखिएगा, शिफ्ट इन वेल्थ। तो ये शिफ्ट इन वेल्थ रिपोर्ट में जब पहली बार बोला कि अब धन जो है दुनिया का, जो दुनिया के संसाधन है वो शिफ्ट हो रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक से एशिया पैसिफिक की ओर। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक मतलब आप समझ गए होंगे, आप देखेंगे जब ग्लोबल मैप को तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो सागर पड़ता है वो पूरा अटलांटिक महासागर है, और उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर है वो हो गया नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, और जो दक्षिणी है वो हो गया सदर्न अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन से मतलब अमेरिका यानी पश्चिमी देशों से अब धन जो है वो एशिया पैसिफिक की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी कि किधर आ गया, इधर जापान की तरफ। ठीक है, मीन्स एशिया के पूर्वी हिस्से में संपन्नता धीरे धीरे करके आ गई। और ये कहते हैं कि इसी का परिणाम है कि 2030 में दुनिया की सबसे बड़ी 4 इकोनॉमी में 3 ग्लोबल साउथ के देश होंगे। और उसके बाद आर्टिकल में आप एक चीज़ देखिए कि ऑथर बोलते हैं कि आज कितने सक्षम हो गए हैं हम लोग, कि जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि दक्षिण यमन में जो लड़ाई चल रही थी, तो दक्षिण यमन की लड़ाई में ईरान जो है प्रॉक्सी का काम कर रहा है, जो हौती विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा था। तो कहते हैं कि ये दुनिया के देश कितने सक्षम हो गए, आप इस बात से समझ सकते हैं कि ब्राज़ील जो कि ग्लोबल साउथ का कंट्री है, तो ब्राज़ील समझौता कराना चाहता है, मैं एक शांति वार्ता के स्तर की बातचीत कराने के लिए तैयार है, किसके बीच में, यूक्रेन वॉर को लेकर के। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो है ब्राज़ील जैसा देश जो है इस चीज़ की पहल कर रहा है। चाइना जो है वो ईरान और सऊदी अरब के बीच में ब्रोकरेज कराने का काम कर रहा है कि आप लोग आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लीजिए। तो अब इस स्तर पे आ गया है ग्लोबल साउथ कि दुनिया के संपन्न देशों के मामले सुलझाने का काम करने लगा है, मींस लीडिंग कैपेसिटी में आ गया है। इसके अलावा इस ग्लोबल साउथ के बीच में जो एक न्यू वाइटल फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल सिनेरियो भी कहा जा रहा था कि एक नई ताकत उभर के आ गई है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। और वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से समझौते ये लोग सुलझा रहे हैं या समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो वो नेतृत्व की भूमिका इनके अंदर आ गई है। फिर उसके बाद ऑथर लास्ट में कंक्लूड करने से पहले कहते हैं कि वर्तमान समय में आप अगर जीडीपी के स्तर पर देखें तो ब्रिक्स में जो 5 देश हैं, तो ब्रिक्स के इन 5 देशों की कुल मिलाकर जीडीपी जो है वो G7 के सारे देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। और वास्तव में वर्तमान समय में बीजिंग में ज़्यादा अरबपति रहते हैं बजाय न्यूयॉर्क के। तो इसलिए अब ग्लोबल साउथ जो है पहले की तरह अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड या डेवलपिंग नहीं रहा है। और इस समय विश्व की
नेतृत्व करने की क्षमता इसके अंदर विकसित हो गई है और एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म देने वाला बन गया है। तो ये जो है इस तरह से इस आर्टिकल का अंत हो जाता है। एक समय दुनिया में कहा जाता था द बेस्ट एंड द रेस्ट, मीन्स बेस्ट एक तरफ और बाकी की दुनिया एक तरफ, और आज के टाइम में जो है स्थिति कुछ और ही है। कंक्लूजन आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं ऑथर, कि कहते हैं कि द इकोनॉमिक शिफ्ट हैज़ गॉन इन हैंड सॉरी द इकोनॉमिक शिफ्ट हैज़ गॉन हैंड इन हैंड विद इनहेंस पॉलिटिकल विजिबिलिटी। 2 पॉइंट देते हैं, चाइनाज ब्रोकरिंग ऑफ ईरान एंड सऊदी अरब, ब्राज़ील्स अटेम्प्ट टू पुश अ पीस प्लान टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। और उसके बाद कहते हैं कि अब वास्तव में जो है एक नया टर्म उभर के आने लगा है ग्लोबल साउथ के लिए। एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ओलिवर स्ट्योंकल। तो ये अब जो है इसको पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड कहने लगे हैं। पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब ये हो गया कि वेस्ट ने जो है बहुत समय तक राज कर लिया आफ्टर 1945, अभी तक जो है वेस्ट का ही बोलबाला रहा, लेकिन अब जो है ग्लोबल साउथ जो है वो एक तरीके से पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह लीड करने वाला दुनिया को ओपन के उभर के सामने आ रहा है। कुल मिला के आगे कहते हैं कि वन थिंग इज़ फॉर श्योर, द ग्लोबल साउथ इज़ फ्लैक्सिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मसल्स दैट द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द थर्ड वर्ल्ड नेवर हैड। जिस तरीके की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन इस समय ग्लोबल साउथ अपनी दिखा रहा है विश्व के स्तर पे, वैसी स्थिति डेवलपिंग कंट्रीज़ या तीसरी दुनिया के देश कभी नहीं दिखा सकते थे। तो कहने का मतलब इनका ये है कि अब हम जो है अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग इस तरह के नहीं रह गए हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का एडिटोरियल डिस्कशन जो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, साथ में जो है आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद। कोई सजेशन वगैरह अगर आप देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं।